सो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ग्लास कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? देखो, ग्लास जो होता है, जो हमारे शीशे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे लाइट पड़ती है ना, तो वो उसके जो शीशे के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी बॉन्डिंग लूज़ कर देंगे और फ्लो करने शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर अब टेम्परेचर कम हो गया, मतलब जैसे धूप चली जाती है तो वो कूल कर जाते हैं। जहाँ पर वो थोड़े से नीचे मेल्ट हुए ना, तो वहीं पे वो कूल हो जाएंगे। तो कूल हो जाने के बाद क्या, वहाँ का पोर्शन थिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि ग्लास जो है वो कंटिन्यूसली हीट करते रहती है और उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फ्लूड करने की। फ्लूड, अब फ्लूड में चेंज हो गया तो फ्लो करना शुरू कर देंगे। जैसे ग्लास फ्लो होंगे तो बॉटम पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन, उस पर थिक हो जाएगा। तो हम ग्लास को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर ये सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं होता, ट्रू सॉलिड होता, तो वो कभी भी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर पाता, पर ऐसा नहीं होता है। ग्लास जो है, विंडो पैनल्स जो बहुत ही पुराने शीशे होते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि बीच से पतले हो जाते हैं और नीचे से मोटे हो जाते हैं। ग्लास और क्वार्ट्ज होते हैं, दोनों सिलिकॉन ऑक्साइड से बने होते हैं। ठीक है, बट जो ग्लास होता है, ये जो ग्लास होता है वो अमorphous सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हाँ, क्वार्ट्ज को हम ग्लास में चेंज कर सकते हैं, बट ग्लास को हम क्वार्ट्ज में चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमorphous में चेंज कर सकते हैं। कैसे? बस क्वार्ट्ज को हीट कर दो, हीट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ग्लास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अमorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल भी हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो भी मेटल्स होंगी, सॉल्ट्स होंगे, क्वार्ट्स, स्पेशली क्वार्ट्स देखना है। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे के सारे अमorphous सॉलिड। हमने क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी ना, वो दो बताई थी मैंने आपको। एक तो उसके एटॉमिक जो एटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर, और दूसरा इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो ये चार टाइप के होते हैं: आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इस तरह के सॉलिड होंगे। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इसमें आयन चार्जेस होते हैं और रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे, जैसे NaCl, 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 ऐसे से अरेंज्ड होते हैं। मेटालिक सॉलिड, मेटल तो आपको पता है, इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देते हैं। देखो, ये एक मेटल है। ठीक है, अब मेटल के बीच में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये बाहर घूमते रहते हैं। अब मेटल में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ लोकलाइज्ड ऐसे घूमना शुरू हो जाते हैं। अगर ये बाहर निकलने से शुरू हो गए, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, रह जाता है ना। तो ये क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं। सो इट मेटालिक सॉलिड्स का पता लग गया। नेक्स्ट कोवलेंट। कोवलेंट में क्या होता है, एटम एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। आपको डायमंड का स्ट्रक्चर याद होगा। ठीक है, डायमंड जो है, कार्बन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डायमंड है तो ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ टेट्राहेड्रली बाकी कार्बन के साथ ऐसे लिंक्ड होगा, ऐसे करके। ठीक है, एक कार्बन की चेन होती है, ये टेट्राहेड्रली ऐसे अरेंज्ड होते हैं। कार्बन की लॉन्ग टेट्राहेड्रल चेन होती है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुई, ये हुई कोवलेंट सॉलिड। इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। पोलर क्या होते हैं, जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हाइड्रोजन और Cl है, ठीक है, तो क्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। तो जहाँ पर चार्ज की सेपरेशन आपको देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं पोलर सॉलिड। ठीक है, और नॉन पोलर क्या हुआ, जैसे मैंने मीथेन लिख दिया, मीथेन, ये मीथेन है। ठीक है, अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेंटर पे रहेंगे, ना इसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एटम के बीच में सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अच्छा, इस पे पार्टिकल्स कौन से होते हैं, अब आयनिक सॉलिड है जिसमें आयंस होंगे, कैटायन और एनाइन। मेटालिक है जिसमें हमने मेटल्स का बता दिया, इलेक्ट्रॉन होंगे। कर्नल्स ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कर्नल्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे। कोवलेंट सॉलिड में एटम प्रेजेंट होते हैं।
पोलर मॉलिक्यूल में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना फोन में होती है। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका एग्जांपल दे देते हैं। देखो मैं वाटर बना रही हूँ, ये वाटर है, ठीक है। अब ये दूसरे वाटर के साथ कैसे अटैच्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये जो शोर है नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे अटैच्ड होगा, ठीक है। इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये ऐसे, ये टोटल टोटल स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, ठीक है। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF एक मॉलिक्यूल है, HF में एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट होते हैं, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब ये तो अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। और याद रखना ये सिर्फ इन तीन के केसेस में होता है और कोई केसेस नहीं होता। अगर आप बोलते H2S तो उसके केस में नहीं होगा, सिर्फ इन तीनों के केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, एटम्स के बीच में कोवलेंट, और याद रखना पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। डाइपोल मीन्स कि अब HCl है, ये HCl है, तो यहाँ पर एक और HCl का मॉलिक्यूल होगा, वो एक दूसरे के साथ खींचेगा, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसके बीच में लंडन फोर्सेस होती है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा फिजिकल नेचर, अब आयनिक सॉलिड्स है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, तो एक दूसरे को जोर से खींचेंगे तो ये हार्ड होंगे, ये हार्ड होंगे, और ये मेलिबल और डक्टाइल्स में होंगे। ये भी हार्ड होता है, डायमंड तो हार्ड ही होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके बीच में होगी वो हार्ड होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका तो हाई होता है, ठीक है, इसका भी हाई होता है, इसका वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई। अब डायमंड को देख लो, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। पोलर का लो, तो इन सब का लो ही होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का लो रहेगा। कंडक्टिविटी, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये बैड कंडक्टर होंगे, और जैसे हम उसको मोल्टन स्टेट में या किसी भी वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे। ये तो हमेशा गुड कंडक्टर ही होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं बट ग्रेफाइट को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इंसुलेटर, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिएगा, इस पे सारे सॉल्ट आ जाएंगे, NaCl, KCl, MgO, BeO, इस पे सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे प्लस अलॉयज। इसमें क्वार्ट्स, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, और इसमें HCl, SO2, इसमें सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इसमें जो है ये तीन ही आएंगे, H2O, HF एंड NH3। सो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट डायमंड नहीं है, ऐसा क्यों? बट डायमंड जो है वो हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन।